सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। एक बार पुनः मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत आज हम अन्योक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे और सरल उदाहरणों के द्वारा इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, अन्योक्ति अलंकार की मैंने परिभाषा लिख रखी है कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है। अन्योक्ति अलंकार को हम अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी कहते हैं। अन्योक्ति अगर हम इसके खंड करना चाहें तो इसके खंड इस तरह से होगा कि अन्य धन उक्ति, यानी कि अन्य को, किसी अन्य को कहा गया कथन, किसी अन्य के लिए कही गई बात क्या होगी? अन्योक्ति होगी। जहां अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा, ठीक है, प्रस्तुत का बोध कराया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। अब मैं बता दूं प्रस्तुत क्या होता है और अप्रस्तुत क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि प्रस्तुत अर्थ उस अर्थ को कहते हैं जो प्रसंग का विषय हो, जो प्रसंग में लगता हो, यानी कि कवि जिसके बारे में कहना चाहता है, जिसके बारे में वर्णन करना चाहता है, ठीक है, वो क्या होता है? प्रस्तुत अर्थ होता है। और अप्रस्तुत अर्थ क्या होता है? जो प्रसंग का विषय नहीं होता है, जिसे प्रसंग से कोई मतलब नहीं होता है, विषय नहीं होता है, परंतु जो प्रस्तुत अर्थ के समान होता है। यानी अन्योक्ति में अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध करवाया जाता है। उसी तरह से जिस तरह से एक कथन है ना, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, यानी अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का बोध, के निगाहें कहीं पर और बात किसी और के लिए, अन्य को कही गई उक्ति, यानी अन्य के लिए कहा गया कथन। तो अन्योक्ति में प्रस्तुत या अभिष्ट अर्थ का प्रत्यक्ष कथन नहीं किया जाता। यानी कि कवि जो कहना चाहता है किसी को सीधे सीधे ना कहकर प्रस्तुत के स्थान पर अप्रस्तुत का कथन करता है। सीधे सीधे वो अपनी बात नहीं कह सकता है तो वो किसी माध्यम को पकड़ता है, किसी अप्रस्तुत को पकड़ता है, उसके द्वारा अपनी बात को वो स्पष्ट करता है। तो उसे क्या कहेंगे? अन्योक्ति अलंकार कहेंगे। चलिए अब इसके उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेरा यहाँ पर पहला उदाहरण है कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काल ही हमारी बारी। यहाँ पर आप देखिए कि माली है, कलियां हैं, फूल है, ये दिख रहे हैं ना, इनका कथन किया गया है। ये सब क्या है? अप्रस्तुत है। कभी इनके बारे में नहीं कहना चाहता है, प्रसंग से इनका कोई भी संबंध नहीं है। प्रस्तुत अर्थ इसमें क्या है? काल, काली यानी काल, युवा पुरुष और वृद्ध जनों से इसका तात्पर्य है कि काल को आता देखकर युवा पुकार उठते हैं कि ये वृद्धों को ले जा रहा है। माली आवत देखकर, माली कौन? काल, काल को आता हुआ देखकर कलियन यानी कि युवा पुरुष जो होते हैं वो पुकार उठते हैं कि फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। फूले फूले यानी वृद्धों को ये ले जा रहा है, थोड़े समय में हम भी वृद्ध हो जाएंगे और फिर हमारी बारी भी आ जाएगी। तो इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि सीधे सीधे कवि जो है सीधे सीधे अपनी बात नहीं कह रहा है, वो किसको माध्यम बना रहा है, किसको अप्रस्तुत कर रहा है? माली, कलियां और फूलों के द्वारा अपनी बात को कहना चाहता है। कहना क्या चाहता है वो? कि जब काल आता है तो जिस तरह से वृद्धों को लेकर जाता है, तो युवा पुरुष कहते हैं कि हम भी किसी ना किसी दिन वृद्ध हो जाएंगे और ये जो काल है किसी को ही नहीं छोड़ता है, वो हमें भी एक दिन लेकर जाएगा।
तो ये जो प्रस्तुत बात है, ये जो प्रसंग से संबंधित बात है, वो इसे सीधे सीधे नहीं कहकर अप्रस्तुत के द्वारा जो है कवि इसे कहना चाहता है। अप्रस्तुत किसका सहारा ले लिया है इसने? माली, कलियां और फूलों का सहारा इसने लिया है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेरा उदाहरण है कि साई घोड़न के अछत गधन पायो राज। कवि यहाँ पर क्या कहना चाहता है कि योग्य पुरुषों के होते हुए अयोग्य राज्य कर रहे हैं। प्रसंग क्या है? क्या कहना चाहता है कवि कि जो योग्य पुरुष है वो बैठे हुए हैं और जो अयोग्य पुरुष है, नाकाबिल है, काबिल नहीं है, वो राज्य कर रहे हैं, उनको राज मिला हुआ है। तो यहाँ पर योग्य और अयोग्य, प्रस्तुत अर्थ क्या है इसमें? प्रसंग क्या है? अयोग्य और योग्य का अर्थ। तो सीधे सीधे अपनी बात नहीं कहकर किसके माध्यम से यहाँ पर कवि कह रहा है? घोड़ों और गधों के माध्यम से कह रहा है कि घोड़ों के होते हुए भी किनको? गधों का राज मिल गया है। घोड़े हैं यानी कि योग्य व्यक्ति हैं, किंतु योग्य व्यक्ति के होते हुए भी यहाँ पर अयोग्य व्यक्ति जो है वो राजकाज कर रहा है, उनको राज्य मिल रहा है। तो इस अप्रस्तुत वर्णन के द्वारा वो प्रस्तुत वर्णन कह रहा है। सीधे सीधे बात नहीं कहकर घोड़े और गधों के माध्यम से वो अपनी बात को प्रस्तुत करना चाहता है, प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से अप्रस्तुत के द्वारा इसमें भी प्रस्तुत का वर्णन किया गया है और अप्रस्तुत का भी अर्थ वही है। ठीक है, प्रसंग से मिल रहा है कि घोड़न के अछत गधन पायो राज। ठीक है, मिलता जुलता है, किंतु मेन जो है, मुख्य जो प्रसंग है वो क्या है कि जो योग्य पुरुष है वो बैठे रहते हैं और अयोग्य पुरुष है उनकी पूछ हो रही है, उनको राज्य दिया जा रहा है। चलिए अगले उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला मेरा उदाहरण है कि काल कराल परे कितनों पे मराल ना ताकत तुच्छ तलैया। तो इसमें भी क्या है, कवि मनस्वी जो पुरुष है उसका वर्णन करना चाहता है। प्रश्न का विषय क्या है? प्रस्तुत वर्णन क्या है? मनस्वी पुरुष का यहाँ पर वर्णन करना चाहता है कि जो विपत्ति के कठिन से कठिन समय में भी शुद्रता का आश्रय ग्रहण नहीं करता है। ठीक है, ये प्रस्तुत वर्णन है, कवि ये कहना चाहता है, लेकिन इसका वर्णन सीधे सीधे ना करके अप्रस्तुत वर्णन कर रहा है। पर मनस्वी पुरुष का प्रत्यक्ष वर्णन ना करके किसके माध्यम से कर रहा है? वो हंस के वर्णन के माध्यम से उसका बोध वो करा रहा है कि जिस तरह से हंस जो होता है वो अपनी शुद्रता को का आश्रय ग्रहण नहीं करता है, उसी तरह से जो मनस्वी पुरुष है वो विपत्ति के कठिन से कठिन समय में भी शुद्रता का आश्रय ग्रहण नहीं करता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि मनस्वी पुरुष का अर्थ क्या है? प्रस्तुत है, और हंस क्या है? अप्रस्तुत अर्थ है। तो यहाँ भी अनुक्ति अलंकार हुआ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि बिहारी जी का एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल अली कली सो बंदियो आगे कौन हवाल। जैसा कि बिहारी जी का ये दोहा आप सबको विदित ही होगा कि जब बिहारी जी जयपुर राज दरबार में जाते हैं तो वो ये पाते हैं कि वहां के जो महाराजा हैं, जय सिंह जी हैं, वो अपनी नवोड़ा वधू है, नवोड़ा पत्नी है, उनके प्रेम में इतने अनुरक्त हुए हुए थे कि उन्होंने राजकाज सारा छोड़ दिया था, राज दरबार में आते ही नहीं थे, महलों में ही पड़े रहते थे। जब दरबारियों के द्वारा बिहारी जी को ये बात पता चली तो इस दोहे के माध्यम से उन्होंने राजा को संदेश दिया। अब ये दोहा क्या है? नहीं पराग, ये गुलाब की एक कली से संबंधित है। इसका अप्रस्तुत वर्णन तो ये है कि यहाँ पर मधु जो है, अली है, और पराग है वो तो अप्रस्तुत है। और प्रस्तुत क्या है?
महाराजा जय सिंह। किसे कहना चाहता है कवि? महाराजा जय सिंह को। तो सीधे सीधे तो वो कह नहीं सकता, तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से एक दोहा वो लिखते हैं और इस अप्रस्तुत के द्वारा वो राजा को समझाते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, कि ये जो गुलाब की कली है इसमें तो अभी पराग भी नहीं है, मधुर रस भी नहीं है, नहीं विकास यही काल, और इसका तो विकास भी अभी तक नहीं हुआ है। अली कली सो बंदियो। अली किस कहते हैं? भौरे को कहते हैं। भौरा क्या होता है? कलियों पर, फूलों पर बैठता है और उनका रस चूसता है। तो जब अभी तक इस कली का विकास ही नहीं हुआ है और भौरा इसके प्रेम में इतना अनुरक्त हो गया कि अभी से उसके ऊपर बैठने लग गया, उसका स्वाद चखना चाहता है, तो बाद में इसकी रखवाली करने वाला कौन होगा? बाद में क्या इसका हाल होगा? तो इस तरह से यहाँ पर अली पराग मधु ये तो अप्रस्तुत है, किंतु मुख्य रूप से कवि जो है बिहारी इसमें क्या कहना चाहता है कि हे राजा जय सिंह जी, अभी जो आपकी जो पत्नी है, नवोड़ा वधु है, वो अभी तक पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं हुई है, अभी से उसके अंगों का अभी विकास भी नहीं हुआ है। अभी से यदि आप उसके प्रेम में इतना ज्यादा पड़ जाएंगे, इतना अनुरक्त हो जाएंगे, तो बाद में आपका क्या हाल होगा। तो इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने जय सिंह जी को समझाया था, फिर बाद में वो राज दरबार में आ गए थे। तो यहाँ पर आप देखिए अप्रस्तुत क्या है, अली पराग मधुर। प्रस्तुत क्या है, उनका मेन उद्देश्य क्या है, क्या कहना चाहते थे? जय सिंह को कहना चाहते थे। और इस दोहे के माध्यम से, इस अप्रस्तुत वर्णन के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुत का वर्णन किया। तो विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि ये जो अन्योक्ति अलंकार है, इसके उदाहरण है जो मैंने दिए हैं, इनसे आप समझ गए होंगे कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है, कि अन्य के प्रति कही हुई उक्ति, जिसे हम अन्य का कथन जिसमें करना चाहते हैं, जिसमें दो होते हैं, अप्रस्तुत वर्णन और प्रस्तुत वर्णन। अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का वर्णन किया जाता है। प्रस्तुत क्या होता है? मुख्य प्रसंग से संबंधित होता है, जो कवि कहना चाहता है, किंतु सीधे सीधे ना कह के किसके द्वारा कहता है? अप्रस्तुत के द्वारा कहता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।